नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। संगठन में पद और तवज्जो नहीं मिलने से नेताओं की नाराजगी देखी जाती रही है, लेकिन जिसके पास मंत्री पद हो और वो अपनी सरकार पर सवाल उठाए तो कह सकते हैं मामला गड़बड़ है। दरअसल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कोरोना काल का हवाला देते हुए अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके क्षेत्र के लिए कोरोना काल में सरकार ने 5 पैसे नहीं दिए। उन्होंने खुद अपने दम पर लोगों की जान बचाई है। मंत्री भार्गव पहले भी स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। भार्गव के अलावा भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो संगठन और सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। अब ऐसे में मंत्री भार्गव की नाराजगी के क्या मायने हैं, आज अटेंशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब तक ये माना जाता था कि पद नहीं मिलने या तवज्जो नहीं मिलने से नेता नाराज होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अलग ही ट्रेंड नजर आ रहा है। यहाँ ऐसे नेता भी नाराज हो रहे हैं जिनके पास मंत्री पद है। अब ताजा मामला गोपाल भार्गव का। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपनी ही सरकार से नाराज है, या कहे कि सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। एक बार फिर मंत्री गोपाल भार्गव अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। मंत्री भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र के गढ़ाकोटा में भावुक अंदाज में क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के संकट में लोगों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने अपने दम पर संसाधन इकट्ठा कर लोगों की जानें बचाई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मंत्री भार्गव ने। लगा के निकल जाऊंगा। दवाइयां बुला लेना, वो इंजेक्शन जो 51,50,000 रुपए का ब्लैक मिल रहा था, मुफ्त में लगवा देना, ये किसी ने कहा था क्या? वो काले दिन, वो बर्बादी के दिन, वो मनहूसियत के दिन, वो मौत के दिन, क्या हम भूल सकते हैं? अभी 4-6 महीने तो हुए, इसमें किसी ने कहा था क्या? मंत्री भार्गव के इस बयान से ये माना जा रहा है कि वे सरकार से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी मंत्री गोपाल भार्गव सागर जिले की रहली नगर पालिका में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वितरण कार्यक्रम के दौरान अपनी ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्मार्ट सिटी योजना को लेकर सवाल उठा चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब भाजपा के नेताओं ने अपना दर्द सार्वजनिक रूप से प्रकट किया हो। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुसुम महदेले अपनी ही पार्टी को लेकर उदासीन नजर आ रही हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ट्वीट कर दल के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। पिछले महीने उन्होंने 2 ट्वीट किए, जिससे साफ है कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। इसे लेकर एक बार फिर उनका दर्द छलका है। बीजेपी नेता कुसुम महदेले ने कहा कि पन्ना के एक नामचीन भूमाफिया का विरोध करने पर मुझे अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता गंवानी पड़ी। भाजपा में 50 साल निष्ठापूर्वक कार्य करने का ये पुरस्कार है। आइए अब सुनते हैं कि इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। गोपाल भार्गव जी जैसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे अद्भुत ही होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां बनी और कोरोना काल में प्रदेश, देश, अपितु पूरा विश्व प्रभावित हुआ, ऐसी परिस्थितियों में एक संजीदा और अपने जनता के प्रति जो प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि जिसे कहते हैं, उसमें खरे उतरे हैं गोपाल भार्गव जी। और उन परिस्थितियों को उन्होंने बहुत खूब तरीके से नए नए प्रयोग कर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता को उसका लाभ पहुंचाया, समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई है। और आज मध्य प्रदेश के अंदर नहीं अपितु देश के अंदर उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री गोपाल भार्गव जी का अपनी ही पार्टी और अपने ही प्रशासन के खिलाफ जो दर्द छलका है कथित वीडियो में, वो छलकना लाजमी भी है। और कोरोना को लेकर जो उनका दर्द सामने आया है, जिसमें 2 लाख रुपए महीना लेकर उनको अपने स्वयं के व्यय पर डॉक्टर्स का इंतज़ाम करना पड़ा, नर्सेस का इंतज़ाम करना पड़ा स्वयं के व्यय पर, ये मध्य प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफ़ी है कि मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता की स्वयं की विधानसभा में जब ये हाल है, तो दूसरे नेताओं की और फर्स्ट टाइमर्स एमएलए की और छोटे कार्यकर्ताओं का और आम नागरिक का इस मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हाल होगा, ये समझा जा सकता है।
गोपाल भार्गव और कुसुम महदले के अलावा पार्टी के और भी मंत्री और विधायक हैं जो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। पार्टी में कोई पद नहीं मिलने पर विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाए थे। इनके अलावा भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई भी ट्वीट करके कई बार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी तो आए दिन अपनी ही सरकार को घेरते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर से बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल भी शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम को लेकर सरकार की कवायद पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे कई नेता हैं जो अपना दर्द बयां कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई भाजपा में सरकार और संगठन के स्तर पर संवाद कम हो रहा है या फिर सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में संगठन पर है कि वो इससे निपटता कैसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका अनादि टीवी पर। जो आरोप कांग्रेस लगाती रही थी जब दूसरी लहर आई थी डेल्टा वेरिएंट को लेकर कि प्रदेश में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी और सरकार और संगठन उसको झुठला रहा था कि कांग्रेस का तो ये आरोप है। अब वही बात उन्हीं की सरकार के वरिष्ठ मंत्री, एक ऐसे मंत्री जो लगातार जब से सरकार बनी है बीजेपी की 2003 से लगातार हर बार मंत्री रहे और जब सरकार नहीं थी तब नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उनके पास था। अगर वो सवाल उठा रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है या सिस्टम को लेकर उनका दर्द है या कहानी कुछ और है? देखिए, बात किस परिप्रेक्ष्य में और कहाँ कही गई है, ये बातें जो आपने जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में कही गई है और हर जनप्रतिनिधि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कहता है कि मैं ये विशेष प्रयासों से आपके लिए कर रहा हूँ। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में कभी घूमेंगे तो कई बार गांव के लोग अपने विधायक से या मंत्री से कह देते हैं या पीठ पीछे कहते हैं कि उनका क्या योगदान, ये तो योजना है सरकार की, या योजना कहते हैं गांव के लोग, ये सरकारी योजना। तो वो ये समझा रहे थे कि ये योजना नहीं थी जो कोरोना काल में उन्होंने पहले प्रवासी मजदूरों को 24 घंटे का लंगर शुरू किया, फिर जब दूसरी लहर आई तो हॉस्पिटल बनवाया, उसके लिए बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। तो अपने क्षेत्र के लोगों को समझा रहे थे कि हमने ये अपने प्रयासों से आपके लिए अतिरिक्त किया है। और उस समय तो किसी से छिपा नहीं मनोज जी की अच्छे लोग असहाय हो रहे थे मदद करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकारा कि वो दिन याद मत दिलाओ कि बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, लोग सीढ़ियों पे ऑटो रिक्शा में खत्म हो रहे थे। तो उन्होंने ये उस समय के संदर्भ में ये बात कही है। और गोपाल भार्गव जैसे नेता वैसे भी साफ गोही के लिए जाने जाते हैं। वो पार्टी को जब संकट में होती है तो बचाने के लिए सदन में या सड़क पर ऐसे बयान देते हैं कि विपक्ष की धार को मोथरा कर देते हैं, और जब पार्टी को भी आईना दिखाना होता है तो वो दिखाते हैं। कभी वो पद ना मिला हो इसके कारण कभी ऐसा नहीं करते। आपको याद हो ये नेता प्रतिपक्ष थे, सरकार बनी और 5 मंत्रियों ने शपथ ली। उस समय ये पहला दावा था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में गोपाल भार्गव का नाम पहले स्थान पर शपथ लेने में होना था, लेकिन उन 5 मंत्रियों में शपथ होने के लिए नाम नहीं था। लेकिन उन्होंने पार्टी की मजबूरियां जो भी स्थिति समझी वो शांत रहे, कभी इसके लिए उन्होंने नहीं कहा। लेकिन पार्टी को सही दिशा में लाने के लिए आप देखो पार्टी में कई नेता हुए, जैसे अटल जी है, उन्होंने जब गुजरात के दंगों के मामले कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए, अटल जी कई बार साफ गोई बात कहते थे। तो कई बार कुछ नेता ऐसे निश्चल होते हैं जो अपनी बात जो दिल में या बात में, लेकिन तब तो अटल जी के कहने के बाद भी मोदी पद पर बने रहे थे। तो आपको लग रहा है कि भाजपा में वो इनर डेमोक्रेसी बची हुई है या किसी भी राजनीतिक दल में कि आप इस प्रकार के बयान देंगे और पार्टी आपको अनसुना कर देगी, अनदेखा कर देगी? और दूसरी बात जो भार्गव जी ने कहा, तो हर जनप्रतिनिधि जब वो चुनाव में जाता है, और आप भी जानते हैं अगर वो पंच का चुनाव लड़ने जा रहा हो या प्राइम मिनिस्टर का, वो यही कहता है कि हम काशी को टोक्यो बना देंगे। भोपाल के लिए बाबूलाल गौर कहते थे कि हम इसको सिंगापुर बना देंगे। जो विधायक होता है वो कहता है मैं अपने क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बना दूंगा, तारे ज़मीन से तोड़ ला के ज़मीन पर रख दूंगा। तो अगर वो ये सब कर रहे हैं क्षेत्र की जनता के लिए, तो सवाल तो ये भी उठता है
कि जिस बुंदेलखंड से 3 पावरफुल मंत्री आज की तारीख में हैं, वहाँ एक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बन गया है। उसकी दुर्दशा क्योंकि कोरोना के मरीजों तक को आपको उस दौर में भोपाल रेफर करना पड़ा था, या जो मरीज वहाँ थे हमने देखा था जो इलाज में जो डॉक्टर थे उन तक की जानें चली गई थी, मरीजों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो सवाल यही है कि जो बुनियादी सुविधा है उसको सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आपने एक क्षेत्र के लिए आपने कर दिया कि एक डॉक्टर आपने हायर कर लिया 2 लाख रुपए में, वो भी शायद आपने अपनी मर्जी से किया और विज्ञापन भी दिया था, लेकिन इसके लिए सरकार ने तो कहा नहीं था, लेकिन आपने अपनी मर्जी से अगर जो कुछ किया है, लेकिन वो पूरे क्षेत्र के लोगों को मिले, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो। गढ़ाकोटा या रेली या बंडा एक विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक हो सकते हैं, लेकिन मंत्री आप पूरे प्रदेश के हैं। तो देखिए आप आज संकट कितना आया पंचायती चुनाव को लेकर कि कितने विवाद हुए और आखिरी में चुनाव निरस्त करने पड़े, लेकिन वो 10 साल कम से कम पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहे, लेकिन पंचायत चुनाव में कभी ऐसी चीजें नहीं आई। वो उनको जब जो दायित्व मिला था उन्होंने, जैसे पंचायत सचिव की जब वो पहली बार मंत्री बने तब सचिव की कोई उम्र की सीमा नहीं थी उसके बायलॉज में, कि कहीं उन्होंने देखा कि 16 साल का भी सचिव है, कहीं 74 साल का भी है, तो वो नियम कायदों का अध्ययन करके उन्होंने सचिव की एक आयु सीमा तय की, उसके स्थानांतरण की व्यवस्था तय की। तो वो उस समय जब बुंदेलखंड में ये संकट था बुनियादी सुविधाओं का, मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने बार बार सरकार के लिए मांग रखी। और मैं बताऊं उन्होंने जो योजनाएं शुरू की, एक पार्टी क्या चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि जिसको हम टिकट देते हैं कम से कम उस इलाके से हम निश्चिंत हो जाएं कि अच्छा काम करेगा। तो बुंदेलखंड में आपको बताएं ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई कि लोगों का इलाज कराने की, शादियां कराने की और क्षेत्र का विकास कराने की। आज खुरई, सुर्खी इसी तरह के विकास की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से रैली में विकास हुआ और लोग वहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए, पहले मलैया जी भी कराते थे अपने क्षेत्र के लोगों का इलाज, तो और निश्चिंत रहे पार्टी। और यदि आप बताइए यदि 120 ऐसे जनप्रतिनिधि पार्टी को मिल जाए तो पार्टी इतनी कवायद उसकी दूर हो जाए कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, बैठ के सभाएं, कितनी चीजों से वो निश्चिंतता हो सकती है और पार्टी निरंतर सरकार में आने के लिए आसान्वित रह सकती है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि बिरले होते हैं, इनको जो अपन एक बुंदेलखंड में कहते हैं सावधान एक पसेरी मत तोलो। तो गोपाल भार्गव एक अलग मिजाज के। चलिए ब्रजेश जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ब्रजेश जी, वाकई में क्या इतना आसान है जो देवदत्त जी ने कहा या जो भार्गव जी ने कहा, या कहानी कुछ और है? क्योंकि आप जब 6, 7, 8 महीने बाद ये बात कर रहे हैं, आप ये बात पहले भी कह सकते थे जब आप डेल्टा वेरिएंट से उभरे, जब सरकार ने मदद की घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, या कोई एक नई बात भी कह सकते थे, या आप ये कह सकते थे कि देखिए पिछले अतीत में हमने ये भुगता है, अब ओमिक्रॉन से लेकर हम लड़ने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र में ये तैयारी की है, मैंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के लिए इतना फंड दिला दिया है, या पूरे बुंदेलखंड के लिए सुविधाएं जुटा दी हैं। देखिए मनोज जी, नेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यदि हम गोपाल भार्गव की बात करें तो आप दमोह उपचुनाव याद कर लीजिए, आपको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, तब आपने क्यों नहीं कहा सरकार से कि मेरे क्षेत्र में मैंने इतने देखा है, इतनी भयावहता देखी है कि मुझे 50,000 के ब्लैक के भी मुफ्त में उपलब्ध कराने पड़े, तो आप ये उपचुनाव मत कराइए, एक व्यक्ति को मत लेके आइए। तो ये आपकी कथनी और करनी में अंतर। ये दर्द मनोज जी इसका नहीं है कि आपने क्या किया, ये दर्द आपका अपना व्यक्तिगत है। नहीं तो आप 15 साल से, जब से 2003 से सरकार आई है भाजपा की, आप लगातार मंत्री हो। किस डिपार्टमेंट में आप मंत्री रहो? ग्रामीण पंचायत विभाग में रहे हो आप आज PWD में हो। तो आपने ऐसा क्या अनोखा कर दिया? लेकिन कुछ लोगों की आदत होती रोने की, तो रोते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक जो अद्भुत कहा है ना, चाहे नेहा बग्गा ने कहा हो, चाहे दुबे जी ने कहा, उसी टाइप के गोपाल भार्गव मुझे लगते हैं कि वो हमेशा कमियां दिखाते हैं। आप बेहतर करके कोई उदाहरण पेश नहीं करते हो। आप PWD मिनिस्टर हो, एक मंत्री हमने गडकरी को भी देखा केंद्र में, चारों पूरे देश में आप उनका नाम होता है कि किस तरह से उनके सड़कों में काम किया। आपके राज में आपने अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करके देखते, फिर इसके बाद आप स्वास्थ्य विभाग पे सवाल उठाते। और आप जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, आपको एक किस्सा याद होगा मनोज जी, कोरोना काल में गोपाल भार्गव जी एक अस्पताल गए थे, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे डाला था, अस्पताल के गेट पे खड़े होकर आवाज लगा रहे थे, किसी डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया था। बिल्कुल। तो खुद आप बता रहे थे, तो आप मंत्री रहे तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप कैबिनेट में सवाल उठाते कि डॉक्टरों की कमी है, आप अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की पोस्टिंग करवाते। तो जब कोरोना काल आया तब आपको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। आप रो क्यों रहे हो? आपको व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लोगों ने चुना है ना, वहाँ के लोग आपको लगातार चुनते आ रहे हैं, तो आपको ये एहसान नहीं कर रहा हो। लेकिन आपका दर्द ये है कि आपके घर पे बिल्डोजर चल जाता है, अतिक्रमण होता है, तो आपकी पीड़ा झलक जाती है। आप लगातार इस तरह के बयान देते हो। आप देखिए, इससे पहले गोपाल भार्गव ने कहा था कि एक समय था जब देश आज़ाद हुआ तो 1/4 सांसद विधायक ब्राह्मण होते थे, वो आरक्षण पर तंज कस रहे थे, और आज की तारीख में 10% बचे। तो उन्होंने ये कहा था 90%
मतलब आरक्षण की वजह से पलायन कर रही हैं प्रतिभाएं देश की, तो वो आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। तो वही चीज आप मंच पे कहिए ना। आप उस सरकार में मंत्री हैं जो सरकार ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है, जो सरकार आरक्षण की वकालत करती है, आदिवासी महाकुंभ करती है, आदिवासी महाकुंभ करती है, दलित महाकुंभ होता है। तो आप इसको नीति नहीं अनीति बता रहा हूं मंच पर, और जबकि कह रहे हो कि पहले नीति थी जब 10% आप देखते हैं कि किस तरह से वर्चस्व था, चाहे संसद में हो चाहे विधायिका में हो। तो आप या तो सरकार के हिसाब से चलिए या सरकार की नीतियों के अनुसार चलिए, नहीं तो आपको पद नहीं मिलेगा तो आप रोने लगोगे। आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप यदि जिस डिपार्टमेंट में उससे बेहतर करके दिखाइए, और यदि आपके दूसरे डिपार्टमेंट में आपके क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है तो आप उपलब्ध कराएंगे। जनता के सामने रोने से क्या, जनता ने तो आपको अपना प्रतिनिधि चुन दिया ना, तो आप बेहतर व्यवस्था दीजिए। आप चाहे ब्लैक का खरीद के सस्ते में दीजिए या ब्लैक में आप खुद खरीदिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते हो 50,000 रुपये ब्लैक में मिल रहा था और मैंने आपको मुफ्त में दिया। आप पूरे एक क्षेत्र के मंत्री नहीं हो, आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो, लेकिन आपके क्षेत्र के अलावा आपने दूसरे क्षेत्रों में क्या किया, ये भी देखने की बात है। जिस तरह दुबे जी कह रहे हैं कि ऐसे 120 हो जाएं, निश्चित तौर पर 120 हो जाएं ऐसे, तो कम से कम 120 क्षेत्रों का विकास तो हो जाएगा। लेकिन हमने तो ये भी देखा है ना, दुबे जी भी इस बात के गवाह हैं और आप भी, कि सांसदों को एक एक गांव दिया था, वो एक गांव का ढंग से विकास नहीं कर पाए। तो हम तो पूरे विधानसभा के लिए अब उम्मीदें पाल रहे हैं। तो जो और कई सारे सांसदों ने तो ऐसे गांव लिए जो पहले से, जहाँ पे सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था थी, आंगनवाड़ी के भवन थे, पंचायत के भवन थे, ऐसे गांव लिए और उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं करवा पाए। वो राजधानी के आसपास ऐसे 10 गाँव हैं जो सांसदों ने गोद लिए थे। जब एक गाँव का विकास नहीं कर पा रहे हो तो क्षेत्र का विकास तो बड़ी बात है, इस पर भी कई बहस करेंगे। लेकिन दुबे जी, अकेले ये गोपाल भार्गव की बात को अगर हम हटा भी दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि तमाम सारे और बुंदेलखंड के भी नेता को जोड़ दें, हम कुसुम मेहदेले की अगर हम बात कर लें या और तमाम अन्य सारे जो नेता हैं, चाहे वो जयंत मलैया हों या और दूसरे नेता हों, इनका दर्द भी समय समय पर झलकता रहता है। चाहे वो अजय बिश्नोई की हम बात कर लें, रामकृष्ण कुसमरिया को देख लें हम, तो ये सारे नेता भी, इनमें से कई ऐसे हैं जो लंबी पारियां खेल चुके हैं, लेकिन वो अब भी ये चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिले। और शायद ऐसे ही नेताओं के लिए जो बीजेपी के प्रभारी थे, जिन्होंने कहा था कि ऐसे नालायक शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने, कि इनको हमने 6-8 बार भेजा है। तो इनके इलाज क्या है, इनके दर्द की दवा क्या है? ये कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर जो असफलता मिलती है उसके लिए पार्टी को दोष देते हैं। आप देखिए कि इनको खुद कई बार चुनाव हार जाते हैं, लहर में चुनाव हार जाते हैं, ऐसे नेता इनमें से अधिकांशतः है। लेकिन गोपाल भार्गव अलग है, वो 8 बार से लगातार जीत रहे। और अभी आप देखो 2 उपचुनाव जब 28 सीटों के हो रहे थे, बड़ा मलहरा का सर्वे आया था कि सबसे पुअर पोजीशन, तब भार्गव ने कहा मैं जिता के दूंगा। अभी यहाँ का ये प्रतिभा, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो बाकी नेताओं का दर्द है, इसकी दवा क्या है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि रामकृष्ण कुसमारिया लगातार जीते, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, फिर बुंदेलखंड के, फिर मलैया भी रहे, लेकिन जैसे चुनाव हारते हैं वैसे सुरताल चेंज हो जाते हैं या मंत्री नहीं बन पाते। हम देखते हैं अजय बिश्नोई 1-2 चुनाव एकाधिक देख लें तो लगातार चुनाव जीते, लेकिन मंत्री नहीं बनते, तो उनका एक नया गाना शुरू हो जाता है। विजय सिंह सिसोदिया हम देखते हैं कि वो जिस गुलाना सीट से विधायक रहे वो सीट समाप्त हो गई। वो जिस सड़क परिवहन निगम के उनको अध्यक्ष बनाया गया वो सड़क परिवहन निगम खत्म हो गया। फिर ऊर्जा विकास निगम के वो 2 बार अध्यक्ष रह लिए, इसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ पद चाहिए तो वो ट्वीट लिखने लगते। तो इस मर्ज की दवा क्या है, इस मर्ज, इसका दर्द का दवा क्या है? सही प्रश्न उठाया। अकर्मण्य जो लोग होते हैं ईर्ष्यालु भी होते हैं, अपनी असफलता दूसरे पर थोपते हैं। तो ये ऐसे नेता हैं जो लहर में हारे चुनाव, इनको कई अवसर दिए और फिर दोष किस पर देंगे? पार्टी को। पार्टी जब आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा तो पार्टी तो दूसरे लोगों को लाएगी, क्योंकि पार्टी तो आजकल राजनीतिक दल तो मैनेजमेंट है जहां उनको दम खम सब चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो खुद भी जीते और जरूरत पड़े जहां लगा दे जिस मोर्चे पे वहां भी जिता के लाए। तो ऐसे लोगों के लिए तो पार्टी, देख तो लिया कुसमरिया ने हाल, चुनाव लड़े थे तो 2-3 हजार वोटें पथरिया से, 2-3 हजार वोटें दमोह से ली थी और 2 सीटें हरा दिया और 2 सीटें हरवा दी उनने, 2 सीटें बिगाड़ दी उन्होंने। और जबकि उनको कितना अवसर दिया, भगवाधारी आप पहनते थे तो उस पार्टी की इज्जत रखते आप, जिसने आपको 7 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, केंद्र में राज्य मंत्री बनाया। और ब्रजेश जी का सवाल है कि ये सब ब्लैकमेलर है? मतलब नहीं, ये ब्लैकमेलर नहीं है, ये क्या है, इनकी खुद की क्षमता नहीं है, ये कभी जनाधार नहीं बना पाए कि हम पार्टी के लिए मदद करें। ये लहर के नेता है, जब पार्टी लहर रहती जीत जाते और उसमें भी हार जाते, और जब पार्टी थोड़ा बहुत उनको देखती है कि इनको किनारे करके अवसर दें तो फिर पार्टी के खिलाफ आ जाते। मैं ये कहता हूं
कि आप पार्टी में रह के भी या बाहर भी साफ बात करिए, लेकिन जनाधार बनाते रहिए, ऐसा कि जिसका हर जगह काम आए। आज गोपाल भार्गव को किसी भी सीट पर भेज दीजिए, 2-5 हजार सीटों की वो बढ़ोतरी कर देंगे आपकी, क्योंकि वो उनके लिए सबको एक साफ गोई नेता के रूप में जानता है, गरीबों की सेवा करने के रूप में जानता है, क्षेत्र का ऐसा विकास जो प्रदेश में एक मॉडल है, ऐसे नेता के रूप में जानता है। लेकिन दुबे जी सिर्फ एक क्षेत्र में ना, आपको दूसरे क्षेत्र में भी तो होना चाहिए। एक क्षेत्र में है ना, आप तो पूरे प्रदेश के मंत्री हो, दूसरे क्षेत्रों को भी तो पूछताछ होनी चाहिए आपको। क्योंकि जो विभाग है उनका उसी से जुड़ा जो उनका विभाग है। आप देख लीजिए भोपाल की सड़कों के हाल देख लीजिए आप, कि मुख्यमंत्री की डेडलाइन खत्म हुए 2 महीने होने वाले हैं कल, तो अभी तक सड़कों के आप हाल देख लीजिए क्या हाल हो रहे हैं भोपाल में। भोपाल की सड़कें क्या है, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और सीपीए 3 विभागों में विभाजित है। तो जो पीडब्ल्यूडी की उन्होंने दुरुस्त कराया, वो फंड की क्या स्थिति, अभी जब अनुपूरक बजट आया है तब फंड आया है। मैं कहता हूं ऐसा व्यक्तिगत और सावधानिक पसेरी जैसा मत तोलो, एक थोड़ा सा निष्पक्ष भावना से देखें। वो आदमी है जो गरीबों के लिए करता है, कन्याओं के लिए करता है, क्षेत्र का विकास समुचित करता है, और साफ गोई। आज राजनीति में साफ करने वालों की कितनी कम संख्या बची है, और आप किसी भी लेकिन आपको लगता है अभी की जो राजनीति और खासतौर से बीजेपी में, उसमें साफ गोई बोलने वाले लोगों की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमने इससे देखे हैं जो इस साफ गोई का खामियाजा भुगत चुके हैं। नहीं, केवल साफ गोई से काम नहीं चलेगा। पार्टी के लिए मुसीबत में जो उबार ले, उनके कई सुझाव ऐसे हैं जो सार्वजनिक नहीं होते हैं। वो कई बार पार्टी को क्या क्या मदद करते हैं संगठन, अन्यथा उनको 8 बार से टिकट, विधायक, नेता, प्रतिपक्ष, मंत्री क्यों बनाती पार्टी उपयोगिता देखती है। वो कई बार जब संकट में पार्टी होती है तो उनसे सलाह ली जाती है, वो सलाह नहीं, यहाँ थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं हो। पार्टी ने तो गौर साहब को कितनी बार टिकट दिया, लेकिन गौर साहब को चलते मंत्रिमंडल से एक ऐसी बात का बहाना करके निकाल दिया गया, सरताज सिंह को और उनको, कि जिसके लिए बाद में उनके पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं था। इस पर कभी चर्चा करेंगे ब्रजेश जी। लेकिन जो इस प्रकार की जो दुबे जी ने कहा, हम भी जो बात कर रहे हैं कि पार्टी को भी एक लाइन रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक नेता के खिलाफ एक स्टैंड तय करते हैं, किसी दूसरे के खिलाफ दूसरा स्टैंड तय करते हैं। तो पार्टी को भी एक इनर फोरम पे ऐसे एक मंच रखना चाहिए जहाँ मंत्री, विधायक, नेता अपनी बात रख सकें। क्योंकि एक सेफ्टी वाल्व रहता है प्रेशर कुकर में, कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है तो सेफ्टी वाल्व जो है वो धीरे से प्रेशर रिलीज कर देता है ताकि कुकर फटे ना। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि वो सेफ्टी वाल्व के कारण ही कुकर फटने की नौबत आ जाती है। सही कहा आपने, सेफ्टी वाल्व के कारण कई बार कुकर फटने की नौबत आ जाती है। और हम देखते हैं कि राजनीति हो चाहे मनोज जी, चाहे सामाजिक वो हो, आप चेहरा देखकर तो काम होता ही है। चेहरा देखकर ही आप संगठन भी कार्रवाई करता है। चेहरे देखकर आप समाज में भी, यदि आप अच्छे ओहदे पे हो तो आपके साथ वैसा व्यवहार होता है सरकार में और संगठन जैसे में। मजाक में भी कहते हैं कि जो काम वाली बाई आशा बाई, उसका पति बेवड़ा है, और जो अरे या बड़ी कॉलोनी में रहने वाली मिसेस सिंह हैं, उनके पति ड्रिंक करते हैं। हाँ, ये शायद एक नजरिया है। एक नजरिया है, ये नजरिए से होता है। तो इसलिए आप चेहरा देख के कार्रवाई करते हो। लेकिन हमने देखा है कि जब संगठन का डंडा चलता है ना, तो अच्छे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मंत्री हों, सेजवार साहब की आजकल आवाज़ नहीं निकलती देखिए आप, तो जब तक आपका डंका बजता रहता है इलाके में, तब तक आपकी बात सुनी जाती है। जो दुबे जी ने कहा कि वो जीतते आ रहे हैं लगातार, तो ये शायद एक कमजोरी है पार्टी ने, ये जो पार्टी की नस से समझ लो, वो इस तरह से दबा रखी उन्होंने कि आप एक क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो ऐसे विधायक को कौन खोया, या इनसे कौन पंगा ले कि जो निर्दलीय हो जाए, दूसरे दल में चले जाएं, उनको नाराज कह सकते हैं कि अगर इतना सीनियर विधायक मंत्री कोई बात कह रहा है तो उसको पार्टी या वो संगठन या सरकार गंभीरता से ले, दोनों चीजें। ये तो मनोज जी, यदि गंभीरता से पार्टी को लेने तो आपको फोरम देखना पड़ेगा। आप पार्टी फोरम पे ये बात करें, हम कैबिनेट में देखते हैं कि आप बात करते हो, तो कई बार हमने देखा कि मंत्री जब विरोध जताते हैं तो कई प्रस्ताव लौटा दिए जाते हैं, उसमें संशोधन करके आ जाते हैं। लेकिन अब यदि आप पार्टी लाइन से इतर हटके यदि पब्लिक में इस तरह की बात कर रहे हो, पार्टी की छवि को ठेस पहुंचा रहा हो, सिर्फ इसलिए कि आपके क्षेत्र की जनता खुश हो जाए, बाकी प्रदेश की जनता भले ही आपकी पार्टी से नाराज हो जाए, तो इस पर जरूर संगठन को संज्ञान लेना चाहिए। और उस हिसाब से जो 2 चश्मे की जो आपने बात की है कि चेहरा देख के कार्रवाई ना करके, चेहरा देख के नहीं, जो संगठन की नीति पे ना चले, यदि संगठन की बात करें हम, चलिए तो उस पर कार्रवाई इजाजत नहीं दे रहा, तो ये निर्णय भी हम जनता पर ही छोड़ते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो गोपाल भार्गव ने मुद्दे उठाए हैं, जो हमारे सहयोगी ब्रजेश ने भी कहा है कि फोरम कौन सा होना चाहिए, उसका नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। और खासतौर से तब जब आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इतने लंबे समय से मंत्री रहे हैं, विपक्ष में कि जब आप थे विधायक के रूप में आपका डंका बजता था, नेता प्रतिपक्ष भी आप रहे हैं, तो जो चीज़ आप कह रहे हैं तो आप अपनी बात कह के अपनी पब्लिक को जरूर खुश कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन आप पूरे सरकार को, पूरे सिस्टम को, पूरे संगठन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो शायद जो सीनियर मंत्री हैं या जो नेता हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।